गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज से क्लास 9th की शुरुआत करते हैं। क्लास 9th और चैप्टर 1 जियोग्राफी का चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? भारत, आकार और स्थिति। इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। आपने मेरी 6 क्लास देखी होगी, जिसमें एक चैप्टर है हमारा देश। चैप्टर का नंबर क्या है? 7th, जिसके अंतर्गत आपने भारत के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी प्राप्त की थी। अब हम क्लास 9th के अंतर्गत इसे पढ़ेंगे, जिससे हमें इसके बारे में और अच्छे से जानकारी मिलेगी। किसके बारे में? भारत के बारे में। हमने क्लास 6 में क्या जाना था? थोड़ा सा यदि हम रिवाइज कर लें तो हमें याद आ जाएगा। जैसे कि ये क्या है? भारत। भारत का मानचित्र है ना, भारत। हमने जाना था कि उत्तर में कौन है? भारत के उत्तर में हिमालय है, ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर है ना, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और पश्चिम में अरब सागर। ये बातें हम क्लास 6 में ही जान चुके हैं। अब हम इसके आगे जानेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए था। अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत की स्थिति को जानते हैं। भारत की स्थिति अर्थात लोकेशन, है ना। भारत की स्थिति को देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध याद है आप सभी को? बिल्कुल याद होगा, पढ़ाया जो है मैंने। ये क्या है? पृथ्वी, है ना। और ये जो मध्य से रेखा जाती है, पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजर रही है, कैसे? पूरब से पश्चिम, उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। कितने अक्षांश पर स्थित है ये? 0 अक्षांश पर स्थित होती है। और इस भूमध्य रेखा के उत्तर का जो भाग है वो क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। याद रहेगा? चलिए अब बात करते हैं भारत के मुख्य भाग की। मुख्य भाग की जब बात की जा रही है, मुख्य भाग, तो मुख्य भाग किसे कहेंगे? मुख्य भाग किसे कहेंगे? आपने ये भारत का मानचित्र देखा, और ये जो सीमा सटी हुई है इधर होगा कुछ इस तरह से, है ना। तो ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये पूरा भाग, ये क्या है? मुख्य भाग है। स्पष्ट है? चलिए, ये मानचित्र सही नहीं है, इसलिए मैं इसे मिटा देती हूँ। आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं फिर से मानचित्र बना लूंगी, मैप बना लेंगे हम लोग। चलिए तो देखते हैं भारत का जो मुख्य भाग है वो किस अक्षांश में स्थित है। भारत का जो मुख्य भाग है वो 8 अंश उत्तर से 37 अंश उत्तर अक्षांश में स्थित है, ठीक है। और 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक का जो भाग है वो क्या है? मुख्य भाग है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा। ये भारत है ना। क्या कह रहा है? 8 डिग्री ये श्रीलंका,
और यहाँ 8 डिग्री अक्षांश की बात हो रही है। 8 डिग्री 4 उत्तर से, उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए उत्तर से, है ना। नॉर्थ से कहाँ तक फैला है, विस्तार कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। इतना विस्तार है। अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 ईस्ट, देशांतर पूर्व में है, भारत पूर्व में स्थित है। और से कहाँ तक, 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक इसका विस्तार है। तो ये एक तरह से किस अक्षांश से किस देशांतर तक भारत का जो विस्तार है उसे बताया गया है। अक्षांश क्या होता है, अक्षांश याद है आपको कि नहीं याद है? अक्षांश है पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली जो रेखा होती है पृथ्वी को, उसे क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। और देशांतर क्या है, उत्तर से पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी, देशांतर कहलाएगी। इससे सरल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है, क्या नाम है उसका, कर्क रेखा, कुछ यहां से गुजरती है, ठीक है, भारत के मध्य से गुजरती है। तो इस तरह से आपने इसे जान लिया। इस तरह से यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ, उस तरीके से आपको याद रखना क्या हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। तो मैं आपको उसे ही बता देती हूँ। जैसे आप इस तरह से मान लीजिए भारत का विस्तार, है ना, ये है अक्षांश, उत्तर, और ये है 37 डिग्री 6 उत्तर, उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांश को बताएगा भारत का, और ये बताएगा देशांतर, किस देशांतर से किस देशांतर के मध्य भारत स्थित है। तो ये हुई भारत की स्थिति, ठीक है, याद रहेगा, इसी के मध्य भारत पूरा मैप बनेगा, इसी के बीच भारत की स्थिति है। और आपने साथ ही जाना कि कर्क रेखा, कर्क रेखा देश को, भारत देश को 2 बराबर भागों में लगभग बांटती है। उत्तर में, क्योंकि देश उत्तरी गोलार्ध में है, सब कुछ उत्तर में है ना, उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा याद है आपको, मैंने आपको बताया है, नहीं याद है कोई बात नहीं। कर्क रेखा ये आपका ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, इसे इक्वेटर भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं, है ना। और ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है, 23.5 अंश उत्तर, उत्तरी अक्षांश में स्थित है कर्क रेखा। यही कर्क रेखा जो है भारत से गुजरती है और भारत को 2 भागों में लगभग बराबर बांटती है ना। यहाँ पर हम कर्क रेखा को यदि देखेंगे तो भारत के संदर्भ में देखें, ये भारत है ना। भारत में कर्क रेखा सपोज कुछ इस तरह से गुजरती है, ये क्या है, कर्क रेखा। यहाँ पर क्या होगा, 23.5 अंश
उत्तरी अक्षांश, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। प्रश्न ये है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, ये पूछा जाता है तो हम यहीं पर क्लियर कर लेते हैं, है ना। भारत में एक एक करके लिख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप जो है इसे मैप में फिर मैच करिएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो भारत में कर्क रेखा इतने राज्यों से गुजरती है, इतने राज्यों से गुजरते हुए देश को क्या करती है, लगभग बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल 8 राज्य हैं। कई बार सिर्फ नंबर लिखकर आ जाएगा आपके पास, तो हमें इसका ध्यान रखना है। यहीं पर आप एक प्रश्न नोट कर लीजिए ताकि आप उसका उत्तर बता सके कि ये तो आपने जाना भारत में किन राज्यों से गुजरती है। आपका प्रश्न ये है कि कर्क रेखा विश्व में कहाँ कहाँ से गुजरती है, किन किन देशों से गुजरती है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही जाना है कि भारत की स्थिति के अंतर्गत मुख्य भाग के बारे में जाना है। अब हम उसी से आगे बढ़ते हैं। तो मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में, मुख्य भाग के मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व कैसे होगा, कहाँ पर होगा, कुछ आइडिया है? मैं आपको मैप पढ़ा चुकी हूँ तो आपको याद होना चाहिए, पर नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। ये क्या है, मानचित्र याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है नॉर्थ, है ना। ये हिंदी में लिख दूं, उत्तर कौन सी दिशा है, उत्तर, और ये दक्षिण, ये मुख्य दिशाएं हैं। पूर्व और पश्चिम, ये 4 दिशाएं मुख्य दिशाएं हैं, ठीक है। अब ये जो दिशा है और ये जो दिशा है, ये मुख्य दिशाएं नहीं, उनका भाग है, इनसे छोटी दिशाएं हैं। ये क्या, उत्तर और पूर्व के बीच कौन सी दिशा है, ये उत्तर पूर्व, ठीक है। ये कौन सी है, दक्षिण पूर्व। इसके बाद दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम। तो आपको दिशा समझ में आ गई। अभी मैं क्या कह रही हूँ, मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में, अर्थात ये डायरेक्शन कुछ होगी, है ना। दक्षिण पूर्व में क्या स्थित है, किसका मुख्य भाग, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये भी तो भारत का हिस्सा है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप समूह कहाँ स्थित है, द्वीप समूह है अर्थात एक से अधिक द्वीप है, ठीक है। कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी कहाँ है, भारत के पूर्व में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यहाँ पर आपको याद होगा 2004 में सुनामी आई थी, है ना। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2004 की जो सुनामी आई थी उससे प्रभावित हुआ था, और इसी समय 2004 की जो सुनामी आई थी उसके कारण ही जो इंदिरा बिंदु था,
भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु वो क्या हुआ था? डूब गया था। क्या हुआ था? डूब गया था। सुनामी के कारण इंदिरा बिंदु डूब गया था। डूब गया था। इंदिरा बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। क्या है? दक्षिणी बिंदु है। ठीक है। यदि अभी आपको ये पता चल रहा है कि इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट भारत का क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि हो सकता है कोई भारत का उत्तरी बिंदु भी हो, या हो सकता है कोई पूर्वी बिंदु भी हो, या हो सकता है कोई पश्चिमी बिंदु भी हो। तो हो सकता क्यों है ना? कौन है, कैसे है, यहीं पर हम उसकी चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। इसे भी हम कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम इस स्थान को मानेंगे कि ये भारत का क्षेत्र है ना? ये पूर्वी बिंदु भारत का, ये क्या है? भारत है। यहाँ पर हम लिखेंगे पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? और ये उत्तरी बिंदु, और ये दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? तो दक्षिणी बिंदु से तो आप परिचित हो गए हैं, क्या है? इंदिरा पॉइंट, है ना? दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। लेकिन ये जो दक्षिणी बिंदु है, यहाँ पर थोड़ा और क्लियर कर लीजिए, द्वीप सहित ये इस बिंदु में, जिसे आप दक्षिणी बिंदु कह रहे हैं, वो भारत के मुख्य भाग और द्वीप समूह को मिलाकर अंतिम बिंदु जो होगा वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। इसे दो भागों में करते हैं। दक्षिणी दक्षिणी बिंदु, आप पूरा भारत लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा भारत जब लिखेंगे तो उसमें मुख्य भूमि और द्वीप समूह शामिल होगा। ठीक है। द्वीप सहित इसके अंतर्गत आएगा दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह ये भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है जो समुद्र के किनारे स्थित है। वहीं अगर बात करें मुख्य भूमि के लिए, भारत की जो मुख्य भूमि है उसके लिए दक्षिणी बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि आपको समझ में आ गया मैं किसकी बात कर रही हूँ। उसके लिए है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। कितने अक्षांश पर है ये? 8 डिग्री 4 उत्तर में। अब आपको समझ में आ गया भारत का विस्तार, है ना? और इंदिरा पॉइंट जो समुद्र के किनारे स्थित है ये 6 डिग्री तक है। ठीक ठीक है, 6 डिग्री अक्षांश तक है। तो ये हुई दक्षिणी बिंदु की बात। बात करते हैं पूर्वी बिंदु की। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? उसका नाम है किबुथु। क्या नाम है? किबुथु, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो क्या नाम है उसका? गुहार मोती। गुहार मोती कहाँ पर स्थित है? गुजरात। गुजरात के कच्छ जिला में। ठीक है। और उत्तरी बिंदु की बात करें तो भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। ये कहाँ पर है? सियाचिन ग्लेशियर के पास। सियाचिन ग्लेशियर के पास है। समझ आ गया? चलिए, ठीक है।
आगे बढ़े, उत्तरी बिंदु का ये सबसे ठंडा क्षेत्र है। तो इस तरह से आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें जान ली। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है और पश्चिमी बिंदु क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से भी आपको भारत की स्थिति पता चल जाएगी, जैसे कि केप कैमोरिन 8 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल ये कहाँ पर है, किस अक्षांश पर है, ये है 37 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, और जो गुहार मोती है वो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है और जो पूर्वी बिंदु है वो कहाँ 97 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आपको भारत की जो लोकेशन है एग्जैक्ट क्लियर हो जाती है। आगे बढ़े, अभी हमने सिर्फ मुख्य भाग के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व में क्या स्थित है उसके बारे में जाना है और उससे जुड़ी हुई फिर आगे बातें हमने जानी है। ठीक है, अब हम जानते हैं आगे कि मुख्य भूमि से, भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में, अब मैं आपको दोबारा नहीं बताने वाली कि दक्षिण पश्चिम किस तरफ है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में क्या स्थित है, लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, अर्थात एक से अधिक द्वीप यहाँ पर हैं लक्षद्वीप में, इसलिए इसे द्वीप समूह कहा जा रहा है। कहाँ पर स्थित है ये, अरब सागर में, अरब सागर में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आपने पूरे भारत को अच्छे से समझ लिया है। स्पष्ट है। अब हम भारत के आकार को देखते हैं। भारत का आकार, साइज, अभी तक हमने स्थिति जानी थी क्योंकि हमने अक्षांश और देशांतर की मदद से उसे स्पष्ट किया। अब हम आकार जानेंगे। आकार के अंतर्गत हम सबसे पहले जानने वाले हैं इसका क्षेत्रफल। इसका, भारत का क्या है क्षेत्रफल भारत का, लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपको फैक्ट है, याद होना चाहिए। और भारत के विस्तार की बात करें तो किस तरह से विस्तार, अभी अक्षांश और देशांतर में नहीं, लंबाई में देखेंगे, है ना। जैसे ये भारत है, तो पश्चिम से पूर्व भारत का विस्तार कितना है, 2900 किलोमीटर। पूर्व में क्या है, अरुणाचल, पश्चिम में कच्छ, कच्छ क्या है, गुजरात। ठीक, कितने किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। बात करें दूसरी तरफ भारत की, दूसरी तरफ से तात्पर्य कश्मीर से कहाँ तक, कन्याकुमारी के बीच की दूरी क्या है भारत की, लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी है। तो आपने कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की दूरी और पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी समझी है। आप साथ ही जाने ये जो क्षेत्रफल है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का, ये क्षेत्रफल, ये तो आपने दूरी जान ली, पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण की दूरी क्या है भारत की। ये जो क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भारत के पास जो भी क्षेत्रफल है, भूमि है, वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 2.4%। ठीक है,
और भारत विश्व का जितना क्षेत्रफल है भारत के पास, उसके अनुसार ही भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, 7वां बड़ा देश है, 7वां, ध्यान रखना है आपको। 7वां, गंदा लग रहा है, मिटा देते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कौन है जान लेते हैं। यहीं पर क्षेत्रफल अनुसार पहले स्थान पर है रूस। रूस के पास सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। दूसरे स्थान पर है कनाडा। तीसरे स्थान पर है चीन। इसके बाद अमेरिका, और इसके बाद ब्राजील, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ये 6 लोग हैं जिनके पास क्षेत्रफल भारत से ज्यादा, और इसके बाद आता है स्थान भारत का, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है भारत के पास। 7th है ना। तो यहाँ पर आपने ये भी क्लियर कर लिया। आगे बढ़े। आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कि भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है। क्या जानेंगे? भारत की स्थल सीमा रेखा। अब ये स्थल सीमा रेखा क्या है? स्थल सीमा रेखा एक काल्पनिक रेखा है। रेखाएं जो भी आप जान रहे हैं वो क्या है? सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, जो किसी देश की जो भूमि है उसको पड़ोसी देशों से क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, पड़ोसी देशों से अलग करती है। तो भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो कितनी है? लगभग 15,200 किलोमीटर है ना। यहीं पर आप जान लीजिए सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है भारत की? सबसे लंबी सीमा रेखा, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। सीमा रेखा, स्थल सीमा रेखा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितनी? लगभग 4,096 किलोमीटर। लगभग 4,096 किलोमीटर। वहीं यदि बात की जाए कि सबसे छोटी स्थल सीमा रेखा भारत की किसके साथ है? सबसे छोटी स्थल सीमा रेखा, स्थल सीमा रेखा किस देश के साथ है? तो उत्तर क्या होगा? अफगानिस्तान। मैं आपको मैप के माध्यम से भी इसे क्लियर कर दूंगी। फिलहाल आप इसे क्या करें? देखते चलें। लगभग कितनी? 106 किलोमीटर। स्पष्ट है? चलिए, ये हुआ स्थल सीमा रेखा के बारे में हमने जान लिया। भारत की स्थल सीमा रेखा क्या है। अब हम जानते हैं भारत की समुद्री तट रेखा। कौन सी? समुद्री तट रेखा। यहाँ पर आपको मैं मैप बनाकर थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ये क्या है? भारत है ना। भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर। तो आप देख सकते हैं कि भारत को 3 तरफ से पानी ने घेर रखा है ना। अरब सागर में भी पानी, बंगाल की खाड़ी में भी पानी, हिंद महासागर में भी पानी है। तो भारत का ये जो भाग है, कर्क रेखा के दक्षिण का भाग, इसे पानी ने घेरा हुआ है। ये समुद्र है ना। तो ये जो रेखा होगी, कौन सी? ये जो रेखा होगी, ये वाली, ये क्या है? समुद्री तट रेखा है। क्या है? समुद्री तट रेखा है। ठीक है, ये जो रेड आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? समुद्री तट रेखा है।
अभी कुछ लोगों को लग रहा है कि तो फिर स्थलीय तट रेखा क्या होगी। आप देखते हैं इसके ऊपर कुछ इस तरह से, इस तरफ आपको पाकिस्तान मिलेगा, है ना, पाकिस्तान देश है। ये जो रेखा ऊपर की है ये क्या है, स्थल रेखा। ठीक है, यहाँ मैप स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं इसे मिटा देती हूँ। तो इस तरह से आपने जाना ये क्या है, समुद्री तट रेखा। तट रेखा, तट से जुड़ी हुई जो रेखा होती है वही क्या होती है, तट रेखा होती है। और ये तट रेखा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के साथ है। अब आप जो कुछ जानेंगे इस संदर्भ में जानेंगे। तो भारत की जो समुद्री तट रेखा है वो क्या है, कितने किलोमीटर है, लगभग लगभग 7,516 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 7,516 किलोमीटर। यहीं पर आप जान ले, ये जो तट रेखा है ये 9 राज्यों में, भारत के 9 राज्यों में फैली है और 4 यूटीज में, 4 यूटीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा भारत की किस राज्य में है, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात, किस राज्य की है, गुजरात। और अगर ये तो राज्य है, स्टेट में देखें तो सबसे लंबी तट रेखा, स्टेट नहीं केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो, जिसे आप यूटीज कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, इस आधार पर देखें तो होगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की तटरेखा सबसे लंबी होगी। यदि राज्य के स्तर पर पूछा जाए कि समुद्री तट रेखा किस राज्य में सबसे ज्यादा लंबी है तो फिर गुजरात। यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि समुद्री तट रेखा केंद्र शासित प्रदेश में किसकी सबसे ज्यादा लंबी है तो फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अर्थात उत्तर क्या होगा, बदल जाएगा। इसलिए आप प्रश्नों को सावधानी से एग्जाम हॉल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपने समुद्री तट रेखा के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं भारत के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में मैंने आपको मैप समझा दिया है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या है, उत्तर पूर्वी, उत्तर और पूर्वी सीमा पर क्या है, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्वी सीमा पर आप मैप अगर कुछ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये क्या है, भारत का मानचित्र। भारत के उत्तर पश्चिम में तो ये होगा, उत्तर ये हुआ और पूर्वी सीमा ये होगी, है ना, ये है ना पूर्वी सीमा, तो ये पूर्वी सीमा हो जाएगी। ठीक है, क्या है, नवीनतम वलित पर्वत है, क्या बता रहे हैं, नवीनतम वलित पर्वत है। ये नवीनतम नए वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, जैसे आप किसी को दबाव दें, दो पेपर लीजिए, ये लाइन क्या है, पेपर है, इसके बीच में पेपर है। यदि आप इस लाइन को अंदर की ओर पुश करेंगे, अर्थात इस पेपर को अंदर की ओर पुश करेंगे और इस तरफ वाले पेपर को अंदर की ओर पुश करेंगे, कहने का तात्पर्य ये है, एक पेपर लीजिए और उसे अंदर की ओर दबाइए तो क्या पड़ जाएगा, उसमें फोल्ड पड़ जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से, जैसे आपने दबाया तो इस तरह से फोल्ड पड़ जाएगा, है ना। सही कर देते हैं थोड़ा और अच्छे से, इस तरह से कुछ फोल्ड पड़ जाएंगे, है ना। ये जो फोल्ड पड़ रहे हैं यही क्या है, वलित पर्वत है। तो ये पेपर के माध्यम से आपने जाना कि किस तरह से फोल्ड होते हैं, फोल्ड होने के कारण ही उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, और ये वलित पर्वत कौन से हैं, ये वलित पर्वत है हिमालय। हिमालय क्या है, वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। आपने जाना भारत के उत्तर में क्या स्थित है, हिमालय पर्वत।
तो भारत के उत्तर में स्थित है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर पश्चिम से लेकर भारत की पूर्वी सीमा तक हिमालय का विस्तार है। ठीक है, आगे जानते हैं हम। भारत का जो क्षेत्र है ये भारत है, हाँ। भारत का जो ये क्षेत्र है ये कर्क रेखा है, ठीक है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। हिमालय के दक्षिण का जो भाग है ये क्या है? हिमालय, है ना। हिमालय का उत्तर क्या होगा? इस तरफ, दक्षिण ये। तो हिमालय के दक्षिण का जो भाग है वो उत्तर में क्या है? चौड़ा है। भारत का क्या हुआ? ये उत्तर है, तो उत्तर में चौड़ा है। या मोटे तौर पर आप कह सकते हैं, मोटे तौर पर क्यों, स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत का जो उत्तरी भाग है वो क्या है? चौड़ा है, और जो दक्षिणी भाग है वो क्या है? सकरा है। दक्षिणी भाग सकरा है ना। आपने जाना भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। भारत के, मैं मानचित्र बनाकर आपको बता चुकी हूँ इसलिए अब लिख रही हूँ केवल। भारत के पूर्व में क्या स्थित है? बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अरब सागर, ठीक है। उत्तर में आपने जान लिया हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर। उत्तर में हिमालय या पहले ही जान चुके हैं, और दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपने जो देशांतर और अक्षांश के माध्यम अक्षांश जाना था, उन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो आप पाएंगे कि अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर का जो भारत में विस्तार है लगभग उत्तर दक्षिण का विस्तार और पश्चिम पूर्व का विस्तार दोनों को देखेंगे तो लगभग 30 अंश है। कितना है? लगभग 30 डिग्री है। इतना अंतर आएगा, लगभग लगा हुआ है तो 19-20 कुछ अंतर हो सकता है। उत्तर दक्षिण का विस्तार क्या है? अधिक है। पूर्व पश्चिम का विस्तार कम लगता है, ठीक है। तो अंतर आपने देख लिया कितना है? लगभग 30 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं, भारत के बारे में और कुछ जानते हैं। आपने जाना भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? जो अंतर है वो लगभग 30 डिग्री है। विस्तार अंतर, यहाँ अंतर लिख लीजिए, ठीक है, 30 डिग्री है। तो भारत का जो स्थानीय समय है, जैसे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। ये क्या है? भारत, है ना। आगे हम जान रहे हैं स्थानीय समय के बारे में। तो इधर है गुजरात और इधर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। इसके बीच अंतर देखने को मिलता है स्थानीय समय का। आपको ध्यान रहे इसलिए मैं इसके बीच की दूरी भी लिख देती हूँ, लगभग 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो स्थानीय समय गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना? लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। लगभग 2 घंटे का
अंतर है। 2 घंटे का अंतर ही क्यों है? जैसे आपको पता चला कि लगभग 2 घंटे का अंतर है, तो प्रश्न हो अगला क्या होगा कि क्यों है? क्यों है 2 घंटे का अंतर क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक देशांतर के लिए जो स्थानीय समय है, स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। कितना? 4 मिनट का अंतर आ जाता है, आ जाता है। जैसे एक देशांतर, ठीक है, 4 मिनट, 2 देशांतर 8 मिनट, 4 मिनट का अंतर आ गया ना, इस तरह से, ठीक है। तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। आपने देखा अक्षांश और देशांतर के का जो विस्तार है, उसका जो अंतर है वो लगभग कितना है? 30 डिग्री है। अभी अंतर प्रत्येक देशांतर पर कितना आ रहा है? 4 मिनट का आ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 30 गुणे 4 बराबर 120। तो 1 घंटे में कितना होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 2 घंटे में या 120 मिनट का कितना होगा? 102 घंटे, ठीक है। तो इस तरह से 2 घंटे का अंतर आ जाता है। ये जो अंतर आया है ना, क्या हुआ? ये जो अंतर आया, इस अंतर के कारण, इस अंतर के कारण जो 2 घंटे का अंतर आ रहा है, 2 घंटे, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। सूर्योदय होता है। किसकी तुलना में? गुजरात की तुलना में। क्योंकि हम गुजरात और अरुणाचल को ध्यान में रखकर समझ रहे थे बातों को, है ना, और यहीं पर अंतर है, इसलिए हमें इसे देखना है। कितना अंतर आ रहा है? 2 घंटे का अंतर आ रहा है। इस 2 घंटे के अंतर के कारण इसे समाप्त करने के लिए क्या करें? इस समस्या का समाधान आप कह सकते हैं स्थानीय मानक समय माना गया। ये जो अंतर आ रहा है, सपोज समझिए इस चीज को, ये जो समस्या है ना, 2 घंटे का अंतर आ रहा है। सपोज गुजरात में जब 6 बजे हो मान लीजिए, तो 2 घंटे का अंतर जो आ रहा है, तो उस समय अरुणाचल में क्या हुआ होगा? 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है, तो वहां 8 बजना चाहिए, है ना। तो क्या होगा? सारे जो काम है वो प्रभावित होने लगेंगे, ठीक है। ट्रेन का टाइम, इसका टाइम, इसका किसका? ट्रेन का टाइम, ऑफिस का टाइम, पेपर वर्क का टाइम, स्कूल जाने का टाइम, बहुत सारी चीजें क्या होंगी? प्रभावित होने लगेंगी, है ना। सब कुछ अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे के अंतर से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शेड्यूल जो होते हैं, जो काम होते हैं, वो प्रभावित होने लगेंगे। तो ये एक समस्या है ना, उत्पन्न हो जाएगी। ये समस्या ना हो, इसके लिए भारत ने एक स्थानीय मानक समय माना है। क्या माना है? स्थानीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है, जो कि 82.5 30 ईस्ट में पूर्व देशांतर में स्थित है, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड स्थानीय मानक समय है, ये यूपी के या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से? मिर्जापुर से गुजरती है। हो सकता है कई बार उत्तर में आप जब एग्जाम हॉल में बैठे तो वहां मिर्जापुर ना लिखा हो, कि स्थानीय मानक समय, भारत का जो स्थानीय मानक समय है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से
गुजरता है मैंने आपको बताया, लेकिन हो सकता है वहां ऑप्शन में मिर्जापुर ना दिया हो, इलाहाबाद दिया हो, ठीक है, या प्रयागराज लिखा हो, तो आप प्रयागराज भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि पहले इलाहाबाद ही था, इलाहाबाद के नैनी से। अभी चेंज हो गया है तो वो है मिर्जापुर। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, हालांकि अब क्वेश्चन में ऐसा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आता है तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये किससे तय हुआ है, ये जो स्थानीय मानक समय माना गया है, ये देशांतर रेखा आपको याद है, जीरो कहाँ से मानी गई है, ग्रीनिच समय से, जो कि 5.5 घंटा, ये जो हमने माना है 82.5 ईस्ट, इस ये क्या है 5.5 मिनट, नहीं 5 घंटा 30 मिनट आगे है, किससे, ग्रीनिच समय से। यहीं पर लिख लें आप, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जैसे आपने क्रिकेट बहुत देखते हैं आप लोग, आपको याद होगा जब क्रिकेट आप देखते हैं और क्रिकेट कहाँ खेला जा रहा हो, लंदन की तरफ खेला जा रहा हो, तो वहां का समय क्या होता है, अलग होता है ना। वहां से सपोज करिए कि वहां पर मैच कितने बजे खेला जा रहा है, 1 बजे खेला जा रहा है, लंदन में 1 बजे मैच खेला जाएगा। तो भारत में जब उसे बताते हैं कि आज भारत का किसी देश के साथ मैच लंदन में हो रहा है, तो भारतीय समय अनुसार कितने बजे टेलीकास्ट होगा, तो उसमें एक में जो 1 बजे हो उसमें कितने घंटे जोड़ दीजिए, 5.5 घंटे जोड़ दीजिए, उसके बाद जो समय होगा उस समय पर भारत में क्या होगा, वो मैच टेलीकास्ट होगा, आपको बताया जाएगा कि भारतीय समय अनुसार इतने बजे खेला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अंतर आप स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं। तो ये जो स्थानीय मानक समय माना गया, तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि ये जो अंतर आप देख रहे थे ना कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है गुजरात की तुलना में, ठीक है। तो आपको याद होगा आपने पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश के बारे में जाना था ना, वहां पे क्या था, किबुथु को भारत का सूर्योदय स्थल कहते हैं, क्योंकि वहां सबसे पहले सूरज उगता है, ठीक है। और जो गुजरात है वहां पे सूरज सबसे देर में डूबता है, स्पष्ट है। एक ही स्टैंडर्ड टाइम माना है, बजाय इसके कि 2 घंटे का अंतर है, फिर भी एक ही भारत ने स्थानीय मानक समय माना है। इससे हुआ क्या, इससे होगा ये कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये पश्चिम, एक पश्चिम है, दूसरा क्या है, पूर्व है ना, पूर्व में स्थित है। तो यहाँ का जो समय होगा, समय क्या होगा, दोनों जगह समय सेम होगा, दोनों जगह पर समय, टाइम क्या होगा, सेम होगा, सेम समान होगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा, समान होगा, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि अंतर कहाँ पर है, मैंने आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताया, लेकिन आपका शायद ध्यान नहीं गया वहां पर, 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है, सूर्य उदय होता है 2 घंटे पहले, मैंने समय तो बताया नहीं कि समय बढ़ रहा है घट रहा है, सूर्योदय की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अंतर कहाँ पर आएगा, ये तो पता चल गया, समय दोनों जगह इससे समय समान रहेगा, मतलब गुजरात में भी 7 बज रहे हैं भले ही अंधेरा हो, और अरुणाचल प्रदेश में जहाँ 2 घंटे पहले ही सूर्य उदय हो चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन वहां भी समय क्या हो रहा है, 7 ही बज रहे हैं अभी, भले ही वहां फीलिंग आ रही हो कि 10 बज चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश में फीलिंग आ रही है 7 बजे ही फीलिंग आ रही है कि 10 बज चुके हैं, और वहीं गुजरात में 7 बजे फीलिंग आ रही है कि अभी तो सुबह हुई है, जस्ट चाय पी रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये अंतर इससे खत्म हो गया, तो समय समान हो जाता है, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिख लें, मैं नहीं चाहती आपको किसी तरह का कंफ्यूजन हो। तो अंतर कहाँ आता है, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता देती हूँ, सूरज के डूबने और उगने का समय अलग अलग होता है, सूरज के या सूर्य के सूर्य के
उगने और डूबने का समय अलग-अलग होता है। मीन्स गुजरात में 4 बजे या 6 बजे अंधेरा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे क्या हो चुका है? सूर्योदय हो चुका है और सूर्योदय के हिसाब से 2 घंटे बीत भी चुके हैं, मतलब 2 घंटे पहले ही सूर्योदय हो चुका है वहाँ पर। तो ये मूलभूत अंतर है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि भारत ने एक ही मानक समय माना है, जिसके कारण पूरे भारत में आप कहीं भी रहते हो, आप अंडमान में रहते हैं, आप लक्षद्वीप में रहते हैं, जो समय है वो एक समान ही रहेगा। अर्थात भले वहां पर उस समय सुबह हो रही हो या फिर शाम हो रहा हो या कहीं रात हो गई हो, ठीक है, लेकिन समय क्या है, एक समान ही रहेगा। आप चाहे कश्मीर में हो तो भी 7 बजे रहे होंगे और वो उसी समय आप अंडमान में, गुजरात में कहीं फोन करेंगे तो समय 7 ही बज रहा होगा। स्पष्ट है? तो समय, इसके कारण ये जो स्थानीय मानक समय माना गया है, इसके कारण क्या है, पूरे भारत में एक जैसा ही है। स्पष्ट है? चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत में तो एक ही समय जोन है। क्या पाकिस्तान में एक समय जोन है? बिल्कुल, पाकिस्तान में एक ही समय जोन है और चीन में भी एक ही समय जोन है ना? चीन में एक ही समय जोन है। बात करें अमेरिका और रसिया की, वहां पर कितने समय के क्षेत्र हैं, स्थानीय मानक समय माने गए हैं? उनका क्षेत्र क्या है, बहुत बड़ा है। क्षेत्रफल अनुसार आपने जाना किस नंबर पर आते हैं वो? रूस सबसे पहले और फिर कौन आता है? चलिए आप बताइएगा, ठीक है, थोड़ा परिश्रम आप लोग भी करिए। तो रूस और अमेरिका में लगभग 11 समय जोन है, टाइम जोन है। तो वहां पर 11 क्षेत्रों में आप जो भी जिस जोन में अलग अलग टाइम जोन है, तो अलग अलग समय वहां पर होते हैं। आपने देखा होगा कि अलग अलग जो घड़ियां हैं स्टेशन वगैरह पे अलग अलग जोन की लगी हुई होती हैं, क्योंकि जब इस घड़ी में अमेरिका के एक क्षेत्र में अगर 11 बज रहे हैं तो अमेरिका के वही हो सकता है दूसरे क्षेत्र में क्या हो रहा हो, टाइम चेंज हो, 12 बज रहा हो या 1 बज रहा हो, है ना? तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, तो समय में अंतर आ जाता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। रूस में भी ठीक इसी प्रकार है। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे अधिक टाइम जोन विश्व में किसके हैं, या स्थानीय मानक समय किसने सबसे ज्यादा माना है, तो उसके लिए होगा फ्रांस। उसका उत्तर क्या होगा? फ्रांस। ठीक है, ये मैं लिख नहीं रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ ये क्लास यहाँ पर समाप्त होती है और हम मिलेंगे अगली क्लास में। इसके आगे भारत के बारे में जानेंगे, भारत का विश्व के साथ जुड़ाव क्या है वो भी जानेंगे, और उस भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उसके बारे में भी जानेंगे। जाते जाते मैं आपको भारत का मैप दिखा देती हूँ, जिससे आपको और स्पष्टता हो। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है ना? मैंने आपको भारत के बारे में बताया। भारत के पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में अरेबियन सागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है ना? क्या है? हिंद महासागर है। और पूर्व में हिमालय है, सॉरी उत्तर में हिमालय है। ये क्या है? हिमालय है, ठीक है। साथ ही मैंने आपको क्या बताया? कर्क रेखा के बारे में बताया। ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ये क्या है? कर्क रेखा है। कहाँ कहाँ से गुजरती है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, ये यहाँ पर थोड़ा सा भाग है राजस्थान का, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से आपको कर्क रेखा के बारे में पता चल गया। तो ये भारत की जो बेसिक स्थिति है आपने इसके बारे में जान लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, इनके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे, ठीक है। तो ये भारत की एक स्थिति है जो आप देख सकते हैं मैप में। ये लक्षद्वीप है और ये रहा मुख्य भूमि से अलग अंडमान निकोबार। ये क्या है? अंडमान निकोबार।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये आप देख सकते हैं लक्षद्वीप है। तो ये मोटे तौर पर भारत की स्थिति को आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।